हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग इस वीडियो में अपवाह तंत्र के आगे के टॉपिकों को समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने अपवाह तंत्र के बेसिक को समझ लिया था, उसके बाद हिमालय नदी तंत्र को हम लोगों ने समझ लिया था। अब आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, इसको समझना है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का वर्गीकरण दो अलग अलग वर्गों में करा गया है। एक हो जाएगा आपका क्या, अरब सागर में गिरने वाली नदी, ठीक, और दूसरा हो जाएगा क्या, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, ठीक। तो ये दो अलग अलग वर्गीकरण है इसका। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो आपको प्रायद्वीपीय भारत की और भी नदियां हैं जो सीधे सीधे जल नहीं गिराती हैं, किसी और नदी के सहायक नदी के रूप में गिराती हैं, ठीक है। और खासकर ये पूरे दक्षिण भारत में ये उल्टा बहती है, ठीक है, ऐसे नहीं बह के ये ऊपर की ओर बहती हैं। तो उन सब नदियों का अपना एक अलग नाम है। तो वो नदी कौन कौन सा हो जाएगा, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, ये सब भी जो नदियां हैं वो सब नदी क्या है, तो ये भी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, पर ये इस तरीके से नीचे के नहीं, उसको ऊपर पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप यमुना के सहायक नदी में पढ़े होंगे, ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन, चूंकि गंगा के सहायक नदी सीधे सीधे, ठीक है। अब चंबल, सिंध, बेतवा को भी आप इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तौर पर गंगा का सहायक नदी मान सकते हैं, पर यह सहायक नदी मुख्य रूप से किसकी है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक। तो देखते हैं कि अब ये अरब सागर में ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें से ये पहला जो नदी पढ़ना है हम लोग को वो है अरब सागर में गिरने वाली नदी, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें पहला नदी है आपका लोनी नदी। पहले एक बार डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। ये जो आपका है डायग्राम, ये आपको यहाँ पे लोनी नदी मिल जाएगा। अरावली की पहाड़ी बनाया हुआ है, ठीक है। कच्छ का रण यहाँ पे कहते हैं, कच्छ का रण है ये, कच्छ का प्रायद्वीप। उसका बाद यहाँ पे यहाँ हो जाएगा साबरमती नदी। उसके बाद यहाँ के बिंद पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलता है, उसका नाम है आपका नर्मदा। तो यहाँ पे माही है, सॉरी, बिंद और सतपुरा के बीच में एक नदी है आपका, उसका नाम है नर्मदा। उसके बाद सतपुरा और अजंता के बीच में एक नदी मिल निकल जाएगा, उसको बोलेंगे कि तापी नदी है, ठीक। इसके संदर्भ में आपको ये जब आपको भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ाया तो उसमें बताया भी होंगे कि जो भी पर्वत श्रेणी है वो भ्रंश घाटी, भ्रंश में है, या फिर नदी के संदर्भ में यहाँ पे देखिएगा तो दोनों नदियाँ भ्रंश में बहने वाली नदियाँ हैं, नर्मदा और तापी, ठीक। भ्रंश के बारे में आप लोग जानते होइएगा, दो ऊंचाई वाले स्थानों के बीच का जो संरचना होता है, निचला संरचना, ठीक है, इसको बोलते हैं भ्रंश। जैसे मान लीजिए कि यह का सामान्य स्थलाकृति था, ठीक है, ऊंचाई वाला पर्वत है। अब इससे भी गड्ढानुमा संरचना जहाँ पर निचला संरचना हो जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे कि भ्रंश है। तो दो ऊंचाई वाले स्थानों के बीच में एक खरा गड्ढानुमा संरचना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भ्रंश। अब इसमें आपको ये नर्मदा हो गया, तापी हो गया। उसका यहाँ पे हो जाएगा गोवा में एक नदी हो जाएगा मांडवी नदी, जुआरी नदी, ठीक है। कर्नाटक में एक नदी है शरावती नदी, और केरल में पेरियार और भरतपुजा। इस तरीके से यही मुख्य नदी आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला नदी हो जाएगा आपका लोनी नदी। इस नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, तो अरावली की पहाड़ी से होता है, ध्यान रखिएगा। उद्गम अरावली की पहाड़ी के नाग पहाड़ से है, ठीक। ये नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण ऊपर आप देखे थे, कच्छ का जो प्रायद्वीप है उसी को कच्छ का रण कहते हैं। वहीं पे नदी कहा जाएगा, अंत खत्म हो जाएगा। और यह एकमात्र ये अंतःस्थलीय नदी है। कहने का मतलब ये भारत का एकमात्र अंतःस्थलीय नदी है, ठीक है। अंतःस्थलीय नदी भारत में आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंतःस्थलीय का मतलब होता है जो ये इनलैंड वाटर का एग्जाम्पल है। इंग्लिश में जिनको भी लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इनलैंड रिवर, कह सकते हैं इसको इनलैंड रिवर। मतलब जिस नदी का उद्गम स्थल के अंदर होगा और स्थल के अंदर ही वो समाप्त हो जाएगा, तो ऐसी नदियों को कहते हैं कि वो अंतःस्थलीय नदी है, ठीक। यदि कोई नदी का उद्गम स्थल से होता है और जाकर समुद्र में मिलता है तो उसको अंतःस्थलीय नदी नहीं कहते हैं। जिसका उद्गम और समाप्ति दोनों स्थल में ही हो जाए तो उसको बोलते हैं कि ये क्या है, तो अंतःस्थलीय नदी का एग्जाम्पल है, ठीक। इसे मरुस्थलीय नदी भी कहते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में ये बहता है, ठीक। इसके मुख्य सहायक नदी में जोवाई और सकुड़ी। कभी कभी एक आध बार एग्जाम में पूछा गया, ज़्यादातर तो इस तरह के सवाल कि भाई छोटी छोटी नदियों के बारे में स्टेट, वहाँ के स्टेट पीसीएसओ में पूछे जाएंगे, ठीक है, या जो स्टेट का एग्जाम होगा वहाँ पे जोवाई और सकुड़ी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज़्यादातर सवाल आपको ये एग्जामों में जो कि केंद्र के स्तर का एग्जाम होता है उस तरीके का ओवरऑल एग्जाम जो होता है, सो उसमें आपको इसके संदर्भ में एक ही सवाल रहता है कि अंतःस्थलीय नदी है और कहाँ पे। एक ये भी रह जाएगा मरुस्थलीय नदी और कच्छ के रण में विलुप्त होती है। ये 3 पॉइंट रहता है। उत्पत्ति के संदर्भ में होता है, सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे हो जाएगा साबरमती नदी है आपका, ठीक। और इसमें लिखा हुआ कि इस नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, राजस्थान के अरावली पर स्थित जयसमंद झील से होता है, ठीक। इसके मुख्य सहायक नदियां में क्या है, हाथमती, साबर, सवाल पूछा गया है, ठीक है।
यह नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है और अहमदाबाद शहर इस नदी के किनारे पर स्थित है। खंभात की खाड़ी यहाँ पे कहाँ पे मिल जाएगा, तो इस तरीके से जो संरचना आपको दिख रहा है ये खंभात की खाड़ी होता है, ठीक है। यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, यहाँ पे खंभात की खाड़ी बहुत प्रसिद्ध जगह है। तो ये कटिया और प्रायद्वीप के ब्यावर नीचे में जो बिल्कुल संरचना है यहाँ पे कच्छ की, ये इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, ठीक। अगला हो जाएगा अहमदाबाद शहर, यहाँ पे इस नदी के किनारे लिखा हुआ है आपको यहाँ, ठीक। अगला नदी है माही नदी, ठीक, माही नदी। और इसके संदर्भ में आपका पहला पॉइंट तो ये कि इसका स्रोत कहाँ है, मध्य प्रदेश के विंध्य पहाड़ियों से है, ठीक। और यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सिर्फ इस पॉइंट के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये नदी, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है और यह नदी अपना जल कहाँ पे गिराएगी, तो खंभात की खाड़ी में गिराती है, ठीक। तो ये इस पॉइंट के लिए नदी बहुत प्रसिद्ध है कि यह नदी अपना जल कहाँ पे गिराती है, तो खंभात, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। तो ये एक वैसे मान लीजिए कि कर्क रेखा है, ठीक, और एक बार यहाँ से निकलेगा और फिर वापस आएगा। तो इस संदर्भ में एक बार जाते हुए और एक बार वापस नदी आते हुए क्या करेगा, ये कर्क रेखा को काटता है, ठीक। तो इस तरीके से ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। विश्व में बहुत सारी नदियां हैं जो इस तरीके के मतलब अलग अलग रेखाओं को, भूमध्य रेखा हो गया या फिर आपको मकर रेखा हो गया, इसको काटने का काम करती है। जैसे एक नदी है आपका, कौन सी नदी, तो ये हो जाएगा आपका कांगो नदी, ठीक। कांगो नदी ये अफ्रीका में मिलेगा आपको। कांगो नदी क्या है कि ये जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है नदी, ठीक है। 2 बार पार करती है, 2 बार काटती है, बात ये होता है एक ही। तो 2 बार पार करती है कांगो नदी, ठीक। तो एक नदी हो जाएगा कांगो जो भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है, कहाँ पे, कांगो नदी अफ्रीका में है, ठीक है। उसके बाद जाएगा एक नदी नील नदी, ठीक है। नील नदी के बारे में कथन ये है कि इसका जो उद्गम होता है वो विषुवत रेखा के पास से होता है, ठीक, भूमध्य रेखा के पास से होता है। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, जो भी बोलिए आप, ठीक। और ये नदी अंततः ऊपर बहते हुए कर्क रेखा को पार करती है। तो ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को 2 बार, मतलब ये तो 2 मुख्य रेखाएं जो है पृथ्वी पे उसको पार करती है, ठीक। एक नदी आपका लिम्पोपो नदी, ठीक। लिम्पोपो नदी आपको कहाँ मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है। और ये नदी बेसिकली क्या करती है, तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मतलब ये लिम्पोपो नदी दक्षिणी अफ्रीका वाले हिस्से में, अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है उसी में मिल जाता है और ऑलमोस्ट आपको दक्षिण अफ्रीका का जो देश है उसके आसपास वाले में मिल जाएगा, ठीक। और ये नदी 2 बार क्या करेगी, तो मकर रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। तो कांगो ये क्या करता है, 2 बार भूमध्य रेखा को काटता है। नील नदी भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा को पार करता है। लिम्पोपो नदी ये 2 बार किसको काट रहा है, तो ये काटता है आपको ये मकर रेखा को। और माही नदी क्या करता है, 2 बार कर्क रेखा को काटता है भारत में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, ठीक। यह नदी अमरकंटक से निकलती है और सतपुड़ा और बिंद पहाड़ियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। आपको पहले बताया होगा, हम दामोदर पढ़ाते हुए कि भारत में 3 ऐसी प्रमुख नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश क्या होता है, तो भ्रंश का मतलब है कि वैसी नदी जो क्या है, ये 2 पहाड़ियों के बीच वाले संरचनाओं में ये बहती है, तो उसको बोलेंगे कि ये भ्रंश नदी है, ठीक। और भ्रंश ये नदी आपको इन क्षेत्रों में 2 पहाड़ी वाले संरचनाओं के बीच में बहता हुआ मिलेगा। नर्मदा, तापी और दामोदर 2 भ्रंश नदी आपको देखने को मिलेगा, ठीक। ऐसा अगला जो पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, तो ये है कि यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, गोदावरी के संदर्भ में ये कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये बात तो आप जानते हैं, ठीक। नहीं जानते तो आगे जान जाएंगे, ठीक। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब इसके संदर्भ में यहाँ पे जो पॉइंट बना वो सिर्फ इस उद्देश्य से बना है कि जो अरब सागर में जितने भी नदियाँ गिरती है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की, उसमें ये सबसे लंबी नदी है। अगेन ओवरऑल बात करेंगे आपकी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो फिर गोदावरी आ जाएगा, ठीक है। पर ये अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये बात ध्यान रखिएगा। खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी मुख्य सहायक नदी में क्या क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा दूधी, हिरन, वरना, कुनार, ये सब इसकी मुख्य सहायक नदी है। इन्ना और धुआंधार जलप्रपात क्या है, इसी नदी पर बनाया गया है। ये जलप्रपात बहुत बार पूछा गया है, धुआंधार जलप्रपात, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। सरदार सरोवर परियोजना इस नदी पर बनाया गया है। जबलपुर शहर इस नदी के किनारे स्थित मुख्य शहर है, ये ध्यान रखना है। आगे हो जाएगा आपका नेक्स्ट नदी हो जाएगा तापी नदी। तापी नदी यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है और यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और पूर्णा इस नदी की मुख्य सहायक नदी है।
ये नदी ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है और यह नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में अपवाहित होती है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका ये लिखा हुआ है कि यह नर्मदा के जुड़वा तथा हैंडमेड नदी के रूप में जानी जाती है। नर्मदा के जुड़वा तथा हैंडमेड का मतलब क्या होता है कि सेम जिस तरीके के स्ट्रक्चर में को फॉलो करते हुए जिस तरीके से वो नदी बहती है, क्योंकि वो भी फ्रांस में बहती है, भी फ्रांस में बहती है। ठीक है। तो इस संदर्भों में इस तरीके से कह दिया गया है कि ये नर्मदा की जुड़वा तथा हैंडमेड, मतलब हैंडमेड का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज़ को देखे हों, ठीक है, और सेम उसी तरीके का बना दिए हों। ठीक, उस तरीके से ये पुरस का स्थलाकृति दोनों नदियों का बना हुआ है, सेम है। ठीक है। काकरापारा तथा उकाई परियोजना इस नदी पर बनाया गया है। ठीक है। सूरत तथा बैतूल नगर इस नदी के किनारे स्थित शहर है। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक शब्द आया है एस्चुरी। ठीक है, ज्वार नदमुख एस्चुरी। ये प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां हैं उसमें से अरब सागर में गिरने वाली नदी क्या करती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक, एस्चुरी बनाती है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अब बात होता है कि एस्चुरी होता है क्या है, ज्वार नदमुख क्या होता है। तो ज्वार नदमुख का मतलब सिंपल से ये समझिएगा कि जो नदी इधर में जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा ऑलमोस्ट डेल्टा बनाता है। ठीक है। नदियाँ अपने द्वारा अवसाद वगैरह लेके आती है। ठीक है, और अवसाद को किनारे पे ये गिरा देती है, तो उस तरीके से संरचना को कहते हैं कि डेल्टा हो गया। ठीक, और जो नदी डेल्टा नहीं बना पा रही है उसका उल्टा एक शब्द आप कह सकते हैं कि एस्चुरी है। एस्चुरी में क्या होता है कि वो नदी अपना जल तो समुद्र में गिराती है, पर जहाँ पे भी गिराती है उन क्षेत्रों में उतना बड़ा स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता था, छोटा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो उसको बोल देते हैं कि आपका एस्चुरी है। और इसमें क्या होता है कि समुद्र और नदी जल का जो मान के लिए कहीं पे भी गिराया भी तो ठीक है, तो समुद्र का जल यहाँ तक आता है और अंत उसको वापस ज्वार के ये सागर ये लहरों के माध्यम से सब साध वगैरह को थोड़ा बहुत लेके चला जाता है और अंत इस तरीके से एक स्थलाकृति छोटा मोटा डेवलप होगा। ठीक है, जितना डेल्टा में डेवलप होता है उस तरीके से नहीं डेवलप होता है। ठीक, सिंपल बात आपको याद रखना है कि इधर की नदियाँ क्या करती है, ज्वार नदमुख बनाती है। किधर की नदियाँ, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक, ये बात आपको तटीय मैदान पर आते हुए आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से ये ज्वार नदमुख वगैरह होता है। इसको बहुत डिटेल समझेंगे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ज्वार नदमुख इस तरीके से, मतलब जो समुद्री ज्वार आ रहा है वो नदी के मुख तक पहुंचेगा, इस तरीके का एक संरचना का डेवलपमेंट। ठीक है, और संरचना किसी भी तरीके का हो सकता है, सिर्फ पानी का ही बना हो सकता है, कुछ आपको उसमें अवसाद में मिल सकता है, तो ये ज्वार नदमुख कहला जाएगा। ठीक, डेल्टा में थोड़ा सा ये नहीं होता, क्योंकि डेल्टा मान के लिए कि समुद्र ऐसे नदी गया, ठीक, जाने के बाद यहाँ पर स्थलाकृति बना और उसका समुद्र यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्थलाकृति बना डेल्टा बन गया, पर ये ज्वार नदमुख में नहीं होता। ज्वार आएगा उसकी नदी के मुख तक फैलेगा और अंत जो भी अवसाद होगा उसको लेकर चला जाएगा, और यहाँ पे खाली टूटा हुआ संरचना हमेशा आपको देखने को मिलेगा जो जल से भरा हुआ रहता है इस तरीके का। ठीक, अगला हो जाएगा आपका मांडवी। मांडवी नदी ये पश्चिमी घाट से निकलती है और ये आपका वहाँ से निकलती है। ठीक है, गोवा में बहता है। गोवा तथा पणजी इस नदी के किनारे स्थित शहर है। दूध सागर जलप्रपात इस नदी पर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है दूध सागर जलप्रपात के बारे में। नेक्स्ट नदी हो जाएगा जुआरी नदी, यह पश्चिमी घाट में स्थित गोवा की सबसे लंबी नदी है और मर्मगोवा बंदरगाह भी इस नदी पे बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका शरावती नदी। शरावती नदी में यह कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है। कहाँ से, कर्नाटक के शिमोगा जिले से। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी इसी नदी पर बनाया गया है। पेरियार नदी हो जाएगा, यहाँ पे पेरियार कर लीजिएगा, यह केरल में पश्चिमी घाट से निकलती है और केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान सुनना है, केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, पेरियार नदी। ठीक, इडुक्की परियोजना जो है इस नदी पे बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इडुक्की परियोजना इस नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी में यह अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, आपको इसके बारे में पता। अन्नामलाई पहाड़ी क्या है, अन्नामलाई पहाड़ी पे एक चोटी था, आपको पता होना चाहिए कि अन्नाईमुडी, जिसकी हाइट कितना था, तो इसका हाइट था 2695 मीटर, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695। ठीक, यह केरल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी ये जो केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये भरतपुजा। दूसरी सबसे बड़ी तो ये पेरियार नदी जो ऊपर पढ़े हैं आप। ठीक, अगला है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की वैसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, उसमें कौन कौन सा है, तो देखिए, तो पहला नदी हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। पहले तो आप यहाँ पे नदी देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से किस तरीके से नदी है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा हुगली नदी है, इसके सहायक नदी में आपको क्या मिल जाएगा, तो दामोदर मिलता है, जिसको पहले पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी, सॉरी
यहाँ पे 2 बार इस तरह से लाइन खींच दिया गया है। हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी है, ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा इसको, ठीक। स्वर्णरेखा नदी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। बैतरणी, ब्राह्मणी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक, और पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी, ठीक। थोड़ा सा इसका ये नीचे कर दिया गया हल्का हल्का, पर बात समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक उड़ीसा मान लिया गया है, थोड़ा इस ऊपर रहता तो ठीक रहता। तो अंत आपको नदी का क्रम पढ़ना है अभी, तो स्वर्ण रेखा हो जाएगा, तो वैतरणी हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, ठीक है, कावेरी और वैगई, ताम्रपर्णी, ये सब नदियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ताम्रपर्णी होगा नीचे में, ठीक। अब इसमें पहला नदी है, उसका नाम क्या है? स्वर्णरेखा नदी। यह नदी रांची पठार के दक्षिण पश्चिम से निकलती है, ठीक, दक्षिण पश्चिम से निकलती है और 3 राज्यों से बहती है, झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। झारखंड, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। जमशेदपुर शहर इस नदी के किनारे स्थित है। इस नदी को जैविक मरुस्थल का संज्ञा दिया गया है। तो जैविक मरुस्थल का मतलब क्या होता है कि जीव में आपको इसमें नहीं मिलेंगे, ठीक। स्वर्णरेखा नदी में जीव वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। कारण क्या है? तो कारण बेसिकली ये है क्योंकि ये नदी जिन क्षेत्रों में बहती है वहाँ पे उद्योग वगैरह का विकास ठीक ठाक मात्रा में हुआ है। जमशेदपुर आप जानते हैं शहर है जो कि उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे केमिकल वगैरह इस नदी में आपको मिल जाते हैं क्योंकि कंपनी द्वारा बहा दिया जाता है, ठीक। और जो भी जीव होते हैं वो मर जाते हैं। इस कारण से इसको कहा है कि ये जैविक मरुस्थल नदी है, मतलब इसमें जीव का मरुस्थल मतलब जीव मिलेगा ही नहीं बिल्कुल इसमें आपको, ठीक। वो स्वर्ण रेखा इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि आपको सोना मिलता है, ठीक है। मतलब इस नदी में कुछ अंश सोने का भी आपको देखने को मिलेगा और सोने में भी आपका इसमें भी एक टर्म होता है सोना का, उसको बोलते हैं प्लेसर सोना, ठीक है। ये पढ़िएगा आप, आपको खनिज वाले चैप्टर में प्लेसर सोना। जो प्लेसर सोना है बेसिकली इस तरह से, वैसे सोना जो जलो आपको मिट्टी के साथ मिलेगा और नदी वगैरह में मिलेगा उसको प्लेसर सोना कह देते हैं। तो इस तरीके से इसका नाम भी स्वर्ण रेखा इस तरीके से पड़ा है। छोटे छोटे टुकड़े सोने के आपको इसमें मिलते हैं, ठीक। अगला हो जाएगा आपका ब्राह्मणी नदी। इसमें पहला पॉइंट यह है कि यह नदी कोयल तथा शंख नदियों के मिलने से बनता है। कोयल तथा शंख नदियों के मिलने से संगम से बनता है, ठीक। और ये नदी उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। नेक्स्ट हो जाएगा महानदी। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप से निकलती है और ये नदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में बहती है। नेक्स्ट आपका उत्तर या बायां से इसमें इसकी सहायक नदी कौन कौन सा हो जाएगा? तो सियोनाथ, हंसदेव, मंड, ये सब इसकी सहायक नदी है। उत्तर से या बायां से लिखा हुआ। इसका कैसे मतलब? जैसे मान लीजिए कोई नदी इस तरीके से बह रहा है तो आप इसका उत्तर कह लीजिए या राइट बायां कह लीजिए, क्योंकि इसका डायरेक्शन आपको पता है कि ये नदी है, ठीक है। ये इस तरीके से बह रहा है, इसका ओरिजिन और इसका आपका ये मुहाना। अब इससे इधर से कोई नदी आएगा तो उत्तर से की सहायक नदी, या फिर बाएं कह सकते हैं आप, नीचे वाला दाएं हो जाएगा या दक्षिण हो जाएगा, ठीक। तो इसके मुख्य सहायक नदी क्या है? तो सियोनाथ, हंसदेव, मंड और ओब नदी है, ठीक। दक्षिण से इसकी सहायक नदी में तेल और जोंक नदी है। इससे सवाल पूछा गया है, ठीक है। बीपीएससी का भी सवाल था और बाकी एग्जामों में भी रहता है, ठीक है, कि ये तेल किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा आपको सहायक नदी है महानदी का। हीराकुंड बांध परियोजना इस नदी पर बनाया गया, ठीक। कटक और संबलपुर शहर जो है इस नदी के किनारे है। अगला हो जाएगा गोदावरी, जिसके बारे में आप यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी है। तो इसका जो पूरा लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हैं आप, 1465 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है नदी का। इसे बृहद गंगा तथा दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। बृहद गंगा तथा दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस वाले पॉइंटों में कि दक्षिण भारत की गंगा कहें, दक्षिण की गंगा कहें, ठीक। ज़्यादा जगह पर आपको दक्षिण की गंगा लिखा हुआ रहेगा, ठीक, दक्षिण की गंगा। तो आप सवाल के अकॉर्डिंग मारिएगा उसका जवाब, ठीक है। और अंत फिर वो बाद में आयोग तो कुछ भी कह सकता है कि हमें ये नहीं, हम ये माने थे, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक। तो बहुत डिबेट वाले सवाल हैं ये। मैं अब अभी कह दूँ कि नहीं दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, अब इसका भी कुछ बुक में प्रमाण मिल जाएगा आपको, ठीक है। फिर कुछ बुक आपको कह देगा कि नहीं नहीं दक्षिण की गंगा कहते हैं, उसका भी प्रमाण मिल जाएगा, ठीक। तो एक आंसर बताना बहुत कठिन हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इवन कि कोई ये टेस्ट हुआ होगा कहीं पे, किसी एग्जाम में आया होगा, ठीक। अब वो आयोग का अपना एक जवाब होगा कि नहीं हम इसको तो यही मान रहे हैं, ठीक, इस तरीके से। तो आप इसको दक्षिण भारत की गंगा कहिए, ठीक है। ओवरऑल सीधे दक्षिण की गंगा कहेंगे तो फिर कावेरी कह सकते हैं, ठीक। वो अगला हो जाएगा आपका
इसके उत्तर या बाएं की ओर की सहायक नदी हो जाएगा कौन कौन सा, तो इसमें हो जाएगा बेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, इंद्रावती। इसकी सहायक नदियों को याद रखिएगा, सवाल आपको इससे ठीक ठाक मात्रा में रहते हैं, तो सहायक नदी को याद रखना है। दक्षिण और दाएं की ओर से इसकी मुख्य सहायक नदी कौन सा है, तो मंजीरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, ये नदी कितने राज्यों में बहता है, तो ये आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में ये नदी बहता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, वेनगंगा इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। वेनगंगा क्या है, इसकी सबसे लंबी सहायक नदी, और उसका हो जाएगा नासिक जिला जो है इस नदी के किनारे स्थित है। अगला नदी हो जाएगा कृष्णा नदी। ये नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो बड़ी नदी, लंबी नदी जो है उसका नाम क्या है, गोदावरी, जो कि अभी आप पढ़े हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो ये कृष्णा नदी हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा बात। अगला हो जाएगा आपका ये नदी 4 राज्यों से प्रवाहित होती है। ठीक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसमें दक्षिण से आकर मिलने वाली सहायक नदी में कौन सा है, तो वर्णा, दूधगंगा, मालप्रभा, तुंगभद्रा इत्यादि आपको इसमें मिल जाएगा। तो वर्णा, दूधगंगा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये आपको पता है कि ये सहायक नदियों में सबसे अधिक सवाल इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, यरला, भीमा, मूसी, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं जो उत्तर से आकर मिलती है। सवाल ये याद रखिएगा, मतलब गोदावरी का भी सहायक नदी को याद रखिए, इसकी भी सहायक नदी को याद रखिए, सवाल बनते हैं बहुत सारे। इस नदी का जल विवाद क्या है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ है। ठीक, मूसी नदी के किनारे ही हैदराबाद शहर ये हैदराबाद शहर है। ठीक है, ये नागार्जुन सागर परियोजना इस नदी पर बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला हो जाएगा कावेरी नदी। ये नदी ये कर्नाटक के कोगाडो जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो यहाँ ठीक लिखा हुआ है, इसी हिसाब से आप मानिएगा, इसको दक्षिण की गंगा, ऊपर में दक्षिण भारत की गंगा कह सकते हैं पूरा ओवरऑल। ठीक, इसके मुख्य सहायक नदी क्या है, तो हेमावती, अक्रावती, कामिनी इत्यादि है। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर है और इस नदी का प्रवाह तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल व पुडुचेरी में है। ये सब आपको राज्य है जहाँ पे इसका प्रवाह होता है, केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपको। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम तिरुचिरापल्ली इस नदी के किनारे बसा हुआ मुख्य शहर है। शहर वगैरह उस तरीके से नहीं पूछा गया है, इसका एक उत्पत्ति याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा के संदर्भ में सवाल बन जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नदी हो जाएगा वैगई नदी। वैगई यह नदी वरुणस्नाद पहाड़ी से निकलती है और यह नदी पाक स्टेट में रामेश्वरम के पास अपना मुहाना बनाती है। मदुरई शहर इस नदी के किनारे है, तो आपको ये पता होगा कि ये आपका श्रीलंका के यहाँ पे पाक स्टेट, यहाँ पे आपको ये नदी ये अपना मुहाना बनाते हुए दिखेगा। मदुरई शहर नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, अगला आपका ताम्रपर्णी नदी, और ये नदी क्या है, तो कार्डमम की पहाड़ी से निकलती है। कार्डमम की पहाड़ी पर के अगस्त मलाई चोटी से निकलती है और तथा मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इलायची की पहाड़ी बेसिकली वो कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा केरल में, और वहाँ से ये निकलेगा और अंत ये अपना मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराता है। मन्नार की खाड़ी यहीं पे श्रीलंका के निचले वाले हिस्से में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी यहाँ पे पाकिस्तान। अगला आपका तुंगभद्रा नदी के बारे में लिखा हुआ है क्योंकि कृष्णा की मुख्य सहायक नदियों में से एक है, तो इस कारण से, और ये थोड़ा फेमस रहता है तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ये नदी तुंगा तथा भद्रा नदियों से मिलकर बना हुआ है और ये नदी कर्नूल के पास कृष्णा नदी से मिल जाती है। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना इस नदी पर बनाया गया है। कर्नूल शहर भी इस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा आपका पेन्नार नदी। यह नदी कर्नाटक के कोलार जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलता है और इसकी जो मुख्य सहायक नदी है कौन सा है, चित्रावती और पापगनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पापगनी होगा, पापगमी लिखा हुआ है यहाँ पे, पापगनी होगा, चित्रावती तथा पापगनी। ठीक, ये अगला आपका है विविध। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ आपको खत्म हो गया इसमें, तो अगला हो जाएगा आपका क्या, विविध। इसमें क्या है, तो उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सा हो जाएगा, तो प्रवाहित होने वाली नदी में चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन। ठीक, ये उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ठीक, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में येरलोंग जांगबो के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा, तो गंगा नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, 25 आपको पता है उसका ये लंबाई होता है। और पूरे प्रायद्वीपीय भारत के कहिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका
ये क्या बोलते हैं ये गोदावरी नदी, ठीक है। पृथ्वी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, ठीक है। और पूरे भारत की बात करिएगा तो उसमें हो जाएगा गंगा नदी, ठीक। अगला हो जाएगा आपका क्या, ये अगला टॉपिक का नाम है नदी एवं उनके किनारे स्थित प्रमुख शहर। उसमें दो अलग अलग वर्ग बने हुए हैं, एक शहर है एक नदी है, ठीक है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे। बद्रीनाथ का स्पेलिंग गलत है पर ठीक है, आप देख लीजिएगा उसको। हरिद्वार कन्नौज ये कहाँ पे है, गंगा नदी के किनारे पे है, ठीक है। हरिद्वार आपको उत्तराखंड में मिलेगा, कन्नौज यूपी में मिलेगा, ठीक। तो ये गंगा नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पे। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी। बाकी और शहर आपको बता दिया गया होगा कि कहाँ पे कौन सा शहर उसके किनारे पे पड़ता है, वो सब नदी वाले में ही लिखवा दिया गया होगा। जो छूट गया था वो यहाँ पे करवा दिया गया है। किसी नदी में बहने वाली जल की मात्रा को क्यूसेक या क्यूमेक्स में मापते हैं, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। क्यूसेक क्यूबिक, ये क्या बोलते हैं, जो भी जल, जैसे मान लीजिए कि जल है, ठीक है, और ये प्रवाहित हो रहा है, तो अंतर जितना भी प्रवाहित होगा, ठीक, उसको क्या करते हैं प्रति सेकंड में इसको मापते हैं कि प्रति सेकंड में कितना जल इस किस क्षेत्र विशेष से प्रवाहित हुआ, तो इसको मापते हैं किसमें, क्यूसेक में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। और कोई पॉइंट इसमें छूटा नहीं है, बाकी सब चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आपका देखने के लिए धन्यवाद। चलिए।